बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। टॉपिक है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं और ये किन एटम के दरमियान पाई जाती हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो है वो दूसरी फोर्सेस के बारे में बताती हूँ कि दूसरी फोर्सेस क्या होती हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बाकी फोर्सेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, कोई भी आप ले लें, फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो इस तरह से होगा। दरमियान में न्यूक्लियस और बाहर क्या होगा? बाहर सिर्फ एक शेल होगा और शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो एक शेल में पूरा आ गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया। और अगर आप बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, मतलब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो होगा दरमियान में न्यूक्लियस और बाहर शेल, 1 2 और 3। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगले में 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन को अपना जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब वो जो हाइड्रोजन था हमारे पास, ठीक है, ये वाला मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ड्रा कर लेती हूँ। हाइड्रोजन के पास क्या था? हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक जो था वो इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, हाइड्रोजन को जो है वो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दोनों ने क्या किया? दोनों ने जो था ना वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ठीक है, जिसकी वजह से क्लोरीन का जो था वो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और इस बॉन्ड को हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम इस बॉन्ड को? इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर आप बात करें कि क्लोरीन जो है वो अपना शेयर नहीं करना चाह रहा। ठीक है, क्लोरीन जो है वो अपना शेयर नहीं करना चाह रहा। आपको यहाँ पे मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ठीक है, वो होगा सोडियम का। दरमियान में न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। ठीक है, ये मैंने 3 शेल जो है वो ड्रा कर दिए। अब क्या होगा? आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और अगले में सिर्फ एक। ठीक है, अगले में एक होगा। अब क्या हुआ कि सोडियम जो है उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर या तो फिर सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे, ठीक है, फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और जो क्लोरीन है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, फर्ज करें वो ये वाला जो क्लोरीन है ये नहीं चाहता कि मैं हाइड्रोजन के साथ मिलके जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊं। तो ये जो सोडियम है, सोडियम क्या करेगा? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को डोनेट कर देगा। ठीक है, इससे सोडियम को क्या फ़ायदा होगा? सोडियम का ये जो एक वाला इलेक्ट शेल था, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, ये स्टेबल नहीं था। ठीक है, वो क्या होगा? वो शेल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो सारे का सारा इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा? सोडियम ये वाला इलेक्ट्रॉन ही क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, जिसकी वजह से सोडियम का जो है वो ये वाला शेल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला शेल। और सोडियम में क्या होगी? सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका थर्ड शेल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ उसके पास सेकंड बच जाएगा जिसके पास जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। और क्लोरीन को क्या फ़ायदा होगा? क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे कुछ शेयर नहीं करना पड़ रहा बल्कि जो है वो सोडियम से रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो इसने सोडियम से रिसीव कर लिया। इसलिए जो इस वजह से जो बॉन्ड बनेगा, जो ट्रांसफ़र होने की वजह से बनेगा, जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देगा, इसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो होगा आयनिक। ठीक है, और जो शेयर अगर वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बना रहा है तो वो कोवेलेंट होगा। ठीक है, मतलब अगर वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। और जो सोडियम से रिसीव करने की वजह से बनेगा वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये तो या तो कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है या फिर वो कौन सा बॉन्ड हो सकता है? वो आयनिक हो सकता है।
अब ये तो था एक एटम के मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। यानी अगर आप NaCl की बात कर लें, या फिर यानी Na सोडियम का एटम होगा, Cl जो है वो क्लोरीन का एटम होगा, और अगर आप HCl की बात कर लें जिसमें कोवलेंट बॉन्डिंग थी, तो भी इस तरह होगा कि एक ही दो डिफरेंट एटम मिलके बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर है वो इस तरह होगा कि अगर आप HCl की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक HCl के दरमियान तो कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब एक HCl का दूसरे HCl के साथ जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। उस बॉन्ड को हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। वो एक्चुअल में एक बॉन्ड नहीं बल्कि एक फोर्स होगी जो उन दोनों को एक दूसरे के पास रखेगी, ठीक है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी फोर्सेस, लाइक कोवलेंट बॉन्ड की जो फोर्स होती है वो बहुत मजबूत होती है, ठीक है, उसके मुकाबले में बहुत वीक होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो एक बॉन्ड नहीं है बल्कि एक फोर्स है, ठीक है। और वो फोर्स किस तरह से डेवलप होती है, वो इस तरह से होती है कि अगर आपको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत कम, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन की आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये हैलोजन है, सातवां ग्रुप है, वहाँ पे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में। इसी तरह जो होगा क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एक की कम है। अब एक जिसकी कम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसके ऊपर नेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये तो मैंने बात करी सिर्फ एक HCl की, ठीक है। अब आप देखें इसी तरह का जिस तरह जो है एक HCl का है, इसी तरह का यहाँ पे दूसरा है, ठीक है, उसमें भी सेम इसी तरह है, HCl ने बॉन्डिंग की हुई है, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब आप जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो क्या करते हैं, वो भी अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्शन करते हैं, लेकिन सिमिलर चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिस तरह पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। अब क्या होगा, ये वाला जो क्लोरीन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये पार्शियल पॉजिटिव के करीब आ जाएगा। किस तरह से करीब आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता है हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब आप इसी तरह का दूसरा जो है वो देखिए एक मॉलिक्यूल जिसके में हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के दरमियान डेवलप होती है, ऑपोजिट चार्ज में, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज था ये क्लोरीन के पास आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज हैं, ठीक है। और इनके दरमियान एक जो है वो बहुत वीक सी फोर्स डेवलप होगी, जिसको यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ शो करवाया गया, ये वाली। इस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमने यहाँ पे डॉट्स के साथ इसलिए शो करवाया है कि ये बहुत वीक फोर्स है, ठीक है, ये बहुत वीक फोर्स है, इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन के साथ यानी नुक्तों वाली लाइन के साथ शो किया है, ठीक है। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें, इन एडिशन टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस रिलेटिव वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल विच आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत वीक होती हैं। ये जो आप अगर देखें HCl के दरमियान ये वाली जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, ठीक है, ना ही इसके दरमियान ये जो फोर्स है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, बल्कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी है, ये जो डॉटेड लाइन के साथ शो है ये जो है ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन के साथ शो की है वो क्या है, वो है एक केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। इंटर एटॉमिक फोर्स है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, जो दो डिफरेंट एटम के दरमियान बनता है। अगर आप सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और कम जब होती है, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, फिर क्या होता है, फिर जब वो दोनों एक जो है मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के करीब आता है तो ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखने वाला एटम पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव के करीब आता है दूसरे एटम के, ठीक है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल है उसके किसी दूसरे एटम के पास आता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है उन दोनों के दरमियान। और फिर क्या बनती है, फिर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनती है, ये वाली, ठीक है। इस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिक्वायर 17 किलो जूल एनर्जी टू ब्रेक, ठीक है। यानी कि अगर आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करवाना है तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए, 17 किलो जूल। जबकि अगर आपने किसी केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करवाना है तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए, 430। अब आप देखें 17 और 430 में कितना डिफरेंस है, ठीक है। 17 बहुत छोटा और 430 बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आपने इस बॉन्ड को जो है वो तोड़ना है तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए, 430। और अगर आपने इस बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है, ये जो केमिकल है सॉरी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि बहुत वीक है, तो आपको सिर्फ 17 किलो जॉल एनर्जी चाहिए, जो कि बहुत थोड़ी है एज़ कम्पेयर टू 430, ठीक है। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये बॉन्ड कितना मजबूत होता है, जो केमिकल बॉन्ड होता है, ठीक है। या फिर हाँ जी, इंटरएटॉमिक या फिर केमिकल बॉन्ड आप कह सकते हो, कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है। और इंट्रोमॉलिक्यूलर कितना वीक होता है, जो इसके मुकाबले में बहुत कम एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंट्रोमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपके सिलेबस में 2 टाइप्स दी गई हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।